हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज में होता क्या है। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। तो पहली बात आप समझ लें कि इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि जहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो। अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो मतलब ये नहीं कि जीरो हो, मतलब जीरो वैल्यू नहीं होती है। सभी फोर्सेस इक्विवेलेंट एक दूसरे को नलीफाई कर रहे होते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। बट आप जीरो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जीरो या इक्विलिब्रियम कंडीशन हम जो बताने जा रहे हैं आपको, मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसका वेट W है, बॉडी वेट कैपिटल W, ठीक है। और उसके थ्रू जो वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या फ्लूइड लिक्विड इज स्मॉल W, ठीक है। ये है, बस इन दोनों का रिलेशन है। तो मान लीजिए अगर आप किसी फ्लूइड में, लिक्विड में आप डुबोते हैं, तो इतना पोर्शन जो है वाटर डिस्प्लेस होगा, तो ये बच्चा होगा स्मॉल W, और इस पूरी बॉडी का जो वेट होगा वो होगा कैपिटल W, ठीक है बच्चों। तो अगर ये दोनों वेट इक्वल होते हैं, वेट कैपिटल W और स्मॉल W, तो ये बच्चों है क्या, ये फोर्स ही तो है, तो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फोर्स है। एंड कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि बच्चों ये नीचे तरफ लग रहा होगा W और ये स्मॉल W, अब थ्रस्ट फोर्स होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेस्ड वाटर होता है वो अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। ये बच्चों ऊपर लग रहा होता है स्मॉल W। तो उस कंडीशन में जब ये दोनों इक्वल होंगे तो वहां पर इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज बोला जाएगा। मतलब वो सॉरी, वो उसी कंडीशन में जो है वो फ्लोट करता रहेगा। ये अब इसमें एक नई बात आप सोचिएगा जरा, ये आपके साथ पढ़ा भी नहीं होगा जो हम अगला बताने जा रहे हैं आपको। वो बच्चों ये है, ये तो क्लियर होगा ना कि इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, जब उस बॉडी का वेट और डिस्प्लेस वाटर का वेट या दोनों के फोर्सेस, यानी कि थ्रस्ट फोर्स और ये वेट फोर्स, ध्यान रखिएगा ये जो है आपका है वो अपथ्रस्ट फोर्स भी है ये, और ये आपका एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसे कह सकते हैं, फोर्स, ठीक है। तो बच्चों जब ये दोनों बराबर होंगे तो इक्विवेलेंट कंडीशन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। तो बच्चों अब इसमें एक नई बात क्या है कि जब आप किसी बॉडी को इस कंडीशन में पाते हैं, तो ये तो आपने बता अभी देखा कि वेट W नीचे की तरफ, कैपिटल W, ठीक है। और जो W ये जो डिस्प्लेस वाटर का जो वेट है बच्चों, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होनी चाहिए, यानी कि एक ही लाइन में, सेम वर्टिकल लाइन, सेम वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये कपल ऑफ फोर्स कहलाता है, ये जो है ना आपका कपल ऑफ फोर्स है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ए बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ए बॉडी will be in equilibrium only if the resultant of only if the resultant of all the forces and couples, नहीं दिख रहा होगा अभी ऊपर कर देंगे, and couples acting
on the body is 0. इसे नोट कर लीजिए जरा। तो ये एक्चुअल में इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज के लिए एक कंडीशन है कि अगर उस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स या कपल ऑफ फोर्स 0 हो जाए, बट 0 मतलब 0 वैल्यू नहीं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। 0 मतलब तो और भी कुछ होता है। कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग या फ्लोटेशन। अभी आपने कंडीशन निकाली कि वेट फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों इक्विलिब्रियम में तभी होंगे जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्या, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये किसकी बात चल रही है? ये चल रही है जो जिस बॉडी को हम डुबो रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी मतलब जिस पॉइंट पर उस बॉडी के अंदर फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। जनरली ये बीचों बीच में होता है, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल बॉडी के लिए होता है। अगर बॉडी का शेप अलग है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। ये आप पढ़ेंगे 11th में। तो अभी आप ऐसे मान चले कि कोई बॉडी अगर है, क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप में है, तो बच्चों उसके बीचों बीच में उसका वेट फोर्स लगता है W। ऐसे मान के चलो अभी आप, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ बायोंसी मस्ट एंड सेंटर ऑफ buoyancy must be along the same vertical line। अब ये सेंटर ऑफ बायोंसी मतलब आप जब लिक्विड में डुबोएंगे ना, ठीक है, तो ये जो वाटर डिस्प्लेस होगा, इसका भी तो फोर्स लगेगा, वेट फोर्स। तो इसका भी सेंटर जो है ना, ये कैपिटल डब्ल्यू था, इसका भी जो फोर्स है वो सेंटर पे होना चाहिए और दोनों सेम लाइन में होने चाहिए। बस समझ के इस बात को, यानी कि दोनों ही, एक तो ये कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, नीचे की तरफ, दूसरा स्मॉल डब्ल्यू, दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए, एक ही वर्टिकल लाइन में होने चाहिए। तो इसको बोला गया है आपका सेंटर ऑफ बायोंसी और इसको बोला गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तीसरी कंडीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप मान लो CG, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज वर्टिकली above the center of buoyancy। तब तो बच्चों ये बॉडी फ्लोट करेगी, अदरवाइज वो, अगर ये वेट नीचे आ गया, कौन सा वेट, उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अगर सेंटर ऑफ बायोंसी से नीचे आ गया तो बॉडी सिंक कर जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है ये तीनों कंडीशंस, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, पहला केस, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? द लेवल ऑफ लिक्विड प्लस वाटर विल इंक्रीज। ध्यान दीजिएगा, द लेवल ऑफ लिक्विड प्लस वाटर विल राइज। ये पहला केस।
Second case, if density of liquid is less than density of water, ठीक है, तो क्या होगा? The level of liquid plus water will decrease. Third case, if density of liquid equal to density of water, the level of liquid plus water remain unchanged. Remain unchanged. इसको लिख लीजिए. अब आपके कल की प्रॉब्लम का आंसर देता हूं मैं. ठीक है, हम बहुत दिखा रहे हैं आपको. अब यहां पर पूरा का पूरा मेल्ट हो गया है, तो देख रहे हैं आप इतना डिक्रीजमेंट हुआ इसमें. क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर. बट वो इतना माइन्यूटली चेंज होता है कि आपको लगेगा ही नहीं इस केस में कि वो डिक्रीज किया हुआ है. लगेगा कि नो चेंज इन लेवल, कोई चेंज नहीं हुआ लेवल में. चलिए इसे नोट कर लीजिएगा. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. मैंने आपको लॉजिकली बता दिया ना, देख लीजिए आप इसमें. चलिए नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वर्क पावर एनर्जी. वर्क पावर एनर्जी. तो कल मेरे दिमाग में एक ख्याल और आया कि एनर्जी एंड पावर. ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्क से. ये सभी तीनों का रिलेशन एक साथ है. बिना वर्क के एनर्जी नहीं होगी और बिना वर्क के पावर नहीं होगा, या बिना एनर्जी के पावर नहीं हो सकती. ठीक है, तो जनरली हम लोग अगर हम बिना साइंस की बात करें, बिना फिजिक्स की बात करते हैं, तो हर कोई ना कोई वर्क कर रहा होता है. जैसे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ. ठीक, आप पढ़ रहे हैं. ठीक है, आप मेंटली वर्क कर रहे हैं, हम भी मेंटली वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो हम सभी लोग वर्क कर रहे हैं इस समय. लेकिन बाय द फिजिक्स क्या ये वर्क है या नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो फिजिक्स में केवल आपके भावनाओं पे या आपकी फीलिंग्स पे नहीं चलता. फिजिक्स चलता है फैक्ट पे, एक्सपेरिमेंट पे चलता है फिजिक्स. तो बच्चों वर्क का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बताने आ रहे हैं आपको. हम आगे बताएंगे आपको कि वर्क की डेफिनेशन है क्या. वर्क, when the force acting on the body, when the force acting on the body produced motion in it in the direction of force, in the direction of force.
अगर बच्चों वर्क आप कहना चाहते हैं कि ये फिजिकल बॉडी वर्क कर रही है, तो ज़रूरी है कि आप उस पर फोर्स लगाएंगे और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग उस बॉडी में मोशन होना चाहिए। भाई डायरेक्शन कोई भी हो, बट उस डायरेक्शन में अपोजिट या फिर उसी के सिमिलर अगर मोशन दिख रहा है तो ही वर्क डन माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक हमने आपको डेफिनेशन लिख के दे दी। अब अगर आप वर्क डन कितने समय के लिए करते हैं, ठीक है, आप वर्क डन कितने समय के लिए है, यानी कि आपने अगर टाइम फैक्टर जोड़ दिया, ठीक है, तो बच्चों वो कहलाती है एनर्जी। जैसे हमारी कैपेसिटी या हमारी जो क्लास का टाइम है वो केवल 40 मिनट का है। ठीक है, आप सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं और शाम के 3 बजे आप फ्री होते हैं, आप ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ज़्यादा टाइम में, हम थोड़ा वर्क कर रहे हैं थोड़े टाइम में। अगर इसमें टाइम घटा दिया जाए और वर्कडन उतना ही हो जाए, यानी कि थोड़े से टाइम में आप ज़्यादा वर्कडन कर जाएं, तो बच्चों वो पावर कहलाएगी। और जितना आपने वर्कडन किया है, ज़्यादा अमाउंट वर्कडन किया है, उसे बोल देंगे एनर्जी। ठीक है, तो जितना आपने वर्कडन किया है सुबह से लेकर के शाम तक, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। और इस समय एनर्जी आपके हर दिन में आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही है, हमारी कम हो रही है यूज़, क्योंकि हम आपकी क्लास केवल लेते हैं 40 मिनट की और आप दिन भर पढ़ते हैं, कम से कम 4 से 5 घंटे आप कंटिन्यू रोज पढ़ रहे हैं, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा हुई। ठीक है, तो कह सकते हैं टाइम फैक्टर अगर आप इसमें इन्वॉल्व कर दें, ठीक है, मतलब मोर वर्क मोर एनर्जी, मतलब वर्कडन को आप ज़्यादा एनर्जी कह सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में। लेकिन अगर आप ये बोल दें कि आपके अंदर, जैसे मेरे अंदर और आपके अंदर, किसकी एनर्जी कम टाइम में ज़्यादा यूज़ हो रही है, कम टाइम में ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो हम दोनों में शायद किसी में नहीं है। ये इसको ऐसे बताएंगे कि आप अगर कोई काम 1 घंटे में करते हैं, अगर उतना ही काम हमने आधे घंटे में कर दिया, तो हमारी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी ना उस समय। कम टाइम में ज़्यादा काम करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो बच्चों अगर हम उसी एनर्जी को हम टाइम में से डिवाइड कर दें या मिनिमम टाइम में निकालें एनर्जी को, तो वो कहलाती है पावर। ठीक है, when time factor involve in energy called power। ठीक है, मतलब ज़्यादा वर्क करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी, और वही वर्क आप कम टाइम में ज़्यादा दिखाएंगे, आप वही वर्क आप कम टाइम में ज़्यादा दिखाएंगे, तो वो कहलाएगी पावर। और वर्क किसे बोलते हैं, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उस बॉडी में एक मोशन प्रोड्यूस हो जाए फोर्स के डायरेक्शन में, तो बच्चों उसे कहेंगे वर्क। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मैंने क्या बोला, द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स अप्लाइड कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी और ऑब्जेक्ट। अगर किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया है और उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा हो, दिखाया जा रहा हो, यानी कि उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिख रहा हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मिलकर के वर्क डन बनाते हैं। तो नोट करें इसको। नाउ मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बच्चों, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन क्या होगा, या मेजरमेंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
इसे नोट कर लें।